जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आपने हमारे जो ओरिएंटेशन लेक्चर है उसमें भी आपने देखा कि जॉब क्या है जी। इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब है, ऑडिट ऑफिसर की जॉब है, एडमिन ऑफिसर की जॉब है, किस डिपार्टमेंट? पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है। और इसके अलावा इसकी सारी डिटेल जो है वो हम अपने ओरिएंटेशन लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। इस पे हम मजीद अपना टाइम नहीं लगाएंगे, बल्कि जो आज का हमारा लेक्चर है उसके अंदर हमने क्या करना है, उसमें हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसको स्टार्ट करना है। ये हमारा डेमो लेक्चर है, ये हमारा इनिशियल लेक्चर होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर। बच्चों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है? उम्मीद है कि आप सब लोग वो होंगे जिनका फाइनेंस का या अकाउंटिंग का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड होगा, या तो आप एमबीए वाले लोग होंगे या बीबीए वाले होंगे या कोई और फाइनेंशियल बैकग्राउंड होगा आपका। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अगर आपने बिजनेस से बात करनी है, उसको ये जानना है कि ये जो कारोबार है ये कैसा अच्छा काम कर रहा है या अच्छा काम नहीं कर रहा, तो ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बिजनेस की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और वो बिजनेस की लैंग्वेज क्या है? वो लैंग्वेज आपकी अकाउंटिंग है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसका क्या काम है आज हम ये देखेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन सी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ठीक है। और हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, किसने इसको शुरू किया, ये सारी चीजें जो है वो आज के इस लेक्चर का हमारा जो है वो मौजू होंगे। अच्छा भाई, स्टार्ट में आप सब लोगों के लिए जो है वो एक अनाउंसमेंट है। जो लोग हमारे इस सेशन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो एडमिन से हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये एडमिन का व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप उनसे रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले देखेंगे फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है। तो ये ल्यूका पैकिली है, जिसने 1447 में पैदा हुआ, 1517 में इसकी डेथ होती है। और ये एक इटालियन मैथमेटिशियन था। ये कौन था जी? एक इटालियन मैथमेटिशियन था। और सबसे पहले इसने डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया। ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है ये भी हम आगे भी पढ़ेंगे। वैसे ये होता है कि हर एंट्री को दो जगह पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। एवरी एंट्री मस्ट बी रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस, ठीक है। ये हम पूरी डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है। आप फिलहाल ये समझ लें कि फादर ऑफ अकाउंटिंग क्या है, ही इज ल्यूका पैक्यूली। अच्छा भाई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो क्या है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है और इनका आपस में ताल्लुक क्या है? देखें, एक बात ध्यान में रखिएगा, कोई भी कारोबार जो है ना, जब आप उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक बिजनेस, ठीक है, आप ये जानना चाह रहे हैं कि ये कारोबार कैसे चल रहा है, तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जरूरत होती है। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है इसको चाहिए होता है डाटा। डाटा कौन सा? इस कारोबार के बारे में कि ये कारोबार कैसे काम कर रहा है। तो वो डाटा कहाँ से मिलेगा? वो डाटा मिलेगा तो फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डाटा मिलेगा, उस डाटा को जो है वो रिपोर्टिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। उससे जो है वो आपको बिजनेस की आउटलुक का पता चलेगा कि ये जो बिजनेस है, ये जो कारोबार है, ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। आया ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है। तो ये था जी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ इसका क्या लिंक है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज अ वे ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल डाटा, ठीक है जी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो क्या है? एक वे है, एक तरीकाकार है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं और समराइज करते हैं फाइनेंशियल डाटा को, ठीक है। और उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, ठीक है। और उसके अलावा एनालाइजिंग भी आता है इसमें। टेक्स प्लेस फर्स्ट विच इज देन फ्यूल्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और इसकी बेस पे हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं। यानी कि इनिशियल अगर स्टेज में देखा जाए तो जो पहली ब्रिक आप रखते हैं वो क्या है? वो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। और उसकी बेस पे जो आपकी अगली ब्रिक है, आपकी अगली फाउंडेशन है, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है, जो कि इसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेस पे हो रही होती है। अच्छा, इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करने में। ये बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं और ये वो चीजें हैं जो कि आप रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन इसमें अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी डेफिनेशंस जो हैं वो एक खास किस्म की जो है वो इनके मीनिंग्स हैं, वो आपको जानना जो है वो बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले एसेट क्या है? एन एसेट इज समथिंग वैल्यूएबल विच अ बिजनेस ओन्स और हैज द यूज ऑफ। कोई भी बिजनेस जो वैल्यूएबल चीजें ओन कर रहा होता है वो उसके एसेट है, ठीक है जी। ये तो होगी इसकी ट्रांसलेशन। अब इसके वैल्यूएबल एसेट्स कौन कौन से हैं? अब बिजनेस के पास जो है वो लैंड है, ठीक है, उसकी बिल्डिंग है। उसके अलावा बिजनेस के पास उसकी व्हीकल्स हैं, ठीक है। उसके बाद बिजनेस के पास उसके कंप्यूटर्स हैं। उसके बाद बिजनेस के पास जो है वो उसका स्टॉक है। ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर दी एसेट्स फॉर द बिजनेस। अगर हम गौर करें तो क्या ये सारी की सारी चीजें इस डेफिनेशन पे पूरी उतरती हैं? हम दोबारा देखते हैं। एन एसेट इज समथिंग वैल्यूएबल विच द बिजनेस ओन्स और हैज द यूज ऑफ। एक ऐसी चीज है जो कि बिजनेस ओन करता है, ठीक है, या बिजनेस के एटलीस्ट इस्तेमाल में है और उसकी कोई वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उसकी कोई वैल्यू भी है, यानी कि उसका कोई जो है वो इस्तेमाल भी है। अब आप लैंड को देखें, बिल्डिंग को देखें, ठीक है, उसके अलावा आप व्हीकल्स को देखें,
यानी गाड़ियां शाड़ियां, कंप्यूटर्स हैं, स्टॉक है, ये वो सारी चीजें हैं जो बिजनेस के इस्तेमाल की हैं और इसमें बिजनेस को फायदा भी होता है। उसके अलावा प्रॉफिट की बात करते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, ओवर एक्सपेंडिचर। मिसाल के तौर पे आपका रेवेन्यू जो है वो था 100 के, आपका एक्सपेंस आया था इसके ऊपर सिर्फ 80 रुपीज का, यानी एक 80 रुपीज की एक चीज थी वो आपने परचेज की और 100 में आपने सेल कर दी, तो वो 100 क्या है आपका रेवेन्यू। तो इसमें से आपका ये जो 20 रुपीज का आएगा ये क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसी प्रॉफिट को अर्निंग भी कहते हैं। प्रॉफिट को क्या कहते हैं, अर्निंग भी कहा जाता है। दीज आर दी अर्निंग। इसके बाद देखें लाइबिलिटीज क्या है। ऑब्लिगेशंस और डेट्स द बिजनेस ओज टू द आउटसाइड पार्टी, ठीक है। ये आपकी बिजनेस की ऑब्लिगेशंस हैं या ये आपके बिजनेस के डेट्स हैं जो कि आपने दूसरे लोगों को देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी पार्टी से सामान परचेज किया 1 लाख, ठीक है, वो सामान आपके पास आ गया, तो अब क्या है, ये लाइबिलिटी है। कब तक ये लाइबिलिटी रहेगी, जब तक आप इस पार्टी को ये पैसे पे बैक नहीं कर देते। जब आप इसको ये पैसे पे बैक कर देंगे तो ये लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइबिलिटी। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इसके बाद क्या है जी, हमारे पास टाइप्स ऑफ बिजनेसेस है। इसको हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये कॉमर्स में आमतौर पे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं पढ़ेंगे। जस्ट आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 3 मेन टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी होती हैं, ठीक है। सोल ट्रेडर है या सोल प्रोप्राइटरशिप है जिसमें एक ऑनर होता है, ठीक है। पार्टनरशिप है जिसमें दो या दो से ज्यादा जो है वो लोग होते हैं, ऑनवर्ड जो है 3 4 5 6। और इसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी या फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है, ठीक है। ये एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, इसमें बहुत सारे लोगों का, बेशुमार सैकड़ों लोगों का, हजारों लोगों का सरमाया होता है, ठीक है। और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो इस सारे सरमाए को जो है वो इकट्ठा करते हैं एक जगह पे, ठीक है, एक पूल में। और उस पूल से क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, और जो भी प्रॉफिट होता है वो इन शेयर होल्डर्स में तकसीम कर देते हैं। ये एक जो है वो मुख्तसर सा कॉन्सेप्ट है इन सारी टाइप्स ऑफ बिजनेसेस का। अच्छा भाई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। अब इससे पहले हमने देख लिया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फंडामेंटल्स क्या हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ ए बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू प्रोड्यूस एनुअल और क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं, उनको समराइज करते हैं और इस फॉर्म में लेके आते हैं कि उसकी रिपोर्टिंग की जा सके, ठीक है। तो हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, समराइज कैसे करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं, ये सारा हम आगे फर्दर पढ़ेंगे जब हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ेंगे, जब हम जर्नल पढ़ेंगे, लेजर पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस वगैरह को देखेंगे, तो उसके अंदर हम ये सारी चीजें देखेंगे कि एक्चुअली ये कैसे काम करती हैं। और इसकी बेस पे हम क्या करते हैं जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर। अच्छा स्टूडेंट्स, आप में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो वो मैसेज करके जो है वो हमें क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप बोल के कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो शायद मेरे तक आवाज नहीं आएगी, बिकॉज मैंने माइक लगाया हुआ है, ठीक है, मेरे पास हैंड फ्री नहीं है। तो माइक की वजह से जो है वो मुझे सिर्फ आप राइट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने अगर बोल के पूछेंगे तो शायद मेरे तक आवाज नहीं आएगी। अच्छा भाई, इसके अलावा जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें फर्क क्या है। अब हम क्या पढ़ रहे थे, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी होती है। अच्छा जेहन में रखिएगा, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, ये स्टेक होल्डर्स के लिए होती है, ये आमतौर पे आउटसाइडर, ठीक है। और इसका पर्पस क्या होता है, रिपोर्ट, ताकि ऐसे लोग जिन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, ऐसे लोग जिन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको पता लग जाए कि इस बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है। और इसकी पोजीशन क्या है, यानी उसके पास एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटी कितनी है, ये सारी चीजें पता लग जाएं। लेकिन ऑन दी अदर साइड जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंट, इसका क्या काम होता है, ये होती है मैनेजमेंट के लिए। इसका पर्पस क्या होता है, मैनेजमेंट को क्या करना है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना किस चीज की, कॉस्ट के बारे में, ठीक है, कॉस्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ताकि मैनेजमेंट जो है वो इसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग कर सके, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करे, इसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग करे। अब मैनेजमेंट ने क्या डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि हमने प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी है, ठीक है। हमें एक आइटम को बेचने में प्रॉफिट कितना आ रहा है, ठीक है। हमारा जो है वो मटेरियल की कॉस्ट जो है वो क्या है और उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है। लेबर कॉस्ट क्या है, उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सकता है। अगर लेबर की जगह पे अगर हम कोई मशीनरी जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं तो कॉस्ट के ऊपर ओवरऑल क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा जो ओवरऑल अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, या बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो किस रेशो के साथ हैं, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। ईयर टू ईयर क्या कंपैरिजन है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे क्या कंपैरिजन है। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली ये डिफरेंस है। तो मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम विच एनालाइजेज डाटा
टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज द बेसिस फॉर मैनेजेरियल एक्शन। कहते हैं मैनेजेरियल एक्शंस के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट के लिए होता है, मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग के लिए। द कंसर्न ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज टू प्रेजेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म मोस्ट हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट। इसका पर्पस ये होता है कि डाटा को उस मोस्ट यूजफुल फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सके। प्लीज एक्सप्लेन लाइबिलिटीज। अच्छा जी, लाइबिलिटीज को एक्सप्लेन कर देते हैं बेटा। अच्छा, इसको ऐसी फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट किया जाए जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। बेटा लाइबिलिटी क्या होती है? अभी एक बच्चे का सवाल आया कि लाइबिलिटी क्या होती है। लाइबिलिटी जो है वो कोई भी ऐसी अमाउंट है जो आपने किसी को पे करनी है, जो कि आपके आसान अल्फाज में आपके पेएबल्स होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका कारोबार है, आपने डिलीवरी के लिए यानी कि अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए एक गाड़ी परचेज। अब वो जो गाड़ी है उसके लिए वो गाड़ी थी टोटल 15 लाख की, आपके पास 10 लाख था, आपने पे कर दिया, ठीक है। ये 1 मिलियन आपने पे कर दिया। बाकी कितने पैसे बचते हैं? बाकी बचते हैं उसके 5 लाख जो कि आपने पे करने हैं। तो ये 5 लाख क्या है? दिस इज योर लाइबिलिटी, ये आपने पे करनी, सही है। तो आप अगर एट द एंड ऑफ द ईयर आप अपनी स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो आप क्या करेंगे? इसको लाइबिलिटीज में लिखेंगे। लाइबिलिटी वो चीज होती है जो कि आपने पे करनी है, आपकी पेएबल है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है? बैलेंस शीट बताती है। बच्चों याद रखिएगा, बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कौन बताता है? इनकम स्टेटमेंट बताती है, ठीक है। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट क्या होती है ये हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन जो बच्चे फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से उनको पूरी तौर पे पता है, अंदाजा है कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट क्या होती है। एंड चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। और एक ये स्टेटमेंट ये भी बनती है, ये भी अलग से स्टेटमेंट होती है, चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन है, इस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह होती है। तो ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं ये क्या है? ऑफ एन एंटिटी दैट आर यूजफुल टू द वाइड रेंज ऑफ द यूजर्स मेकिंग इकोनॉमिक। ये किस लिए होती हैं? इसका पर्पस ये होता है कि जो इसके यूजर्स हैं उनको इकोनॉमिक डिसीजन लेना आसान हो। अब आप कहेंगे यूजर कौन है और इकोनॉमिक डिसीजन कैसे लेना? मिसाल के तौर पे अगर आपने इन्वेस्ट करना है और मैं आपको ये कहूं कि आप ऐसे करें कि आप एफएफसी, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के शेयर्स परचेज कर लें, तो आप क्या करेंगे? आंखें बंद करके परचेज कर लेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। आप क्या करेंगे? उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, आप उसकी इनकम स्टेटमेंट देखेंगे, आप उसकी बैलेंस शीट जाके देखेंगे, आप देखेंगे कि उनके एसेट्स कितने हैं, उनकी लाइबिलिटीज कितनी है, ठीक है, कैपिटल कितना है उनका। और उसकी बेस पे जो है वो आप फैसला करेंगे, या फिर ये करेंगे कि उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो चैट जीपीटी के अंदर इनपुट करेंगे और उन्हें बताएंगे कि ये कंपनी है, क्या मैं इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूं? तो मुझे इसके बारे में बता देंगे। आप खुद इसका एनालिसिस करेंगे, जैसे आप रेशियो एनालिसिस करते रहते हैं, तो वो आपको ये बताएगा या आपका एनालिसिस आपको ये बताएगा कि हाँ आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, डूज क्या हैं, डू नॉट्स क्या हैं। तो ये सारी चीजों की बेस पे आप ये डिसाइड करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये यूजर को हेल्प करती हैं इन मेकिंग देयर डिसीजन। अच्छा भाई, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? क्या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को मैंने क्या कहा था जी? ये बैलेंस शीट होती क्या है? इज सिंपली द लिस्ट ऑफ एसेट्स। इसमें क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं, ओन्ड एंड ऑल द लाइबिलिटीज। और क्या होती है? ठीक है। एक साइड पे सारे एसेट्स होते हैं, अगर आप देखें तो इसका फॉर्मेट क्या होता है? एक साइड पे एसेट, ठीक है, दूसरी साइड पे होती हैं लाइबिलिटीज और कैपिटल, दो चीजें होती हैं। ये एसेट्स हमेशा लाइबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जी, जब आप कारोबार को स्टार्ट करते हैं ना, अच्छा ये आज का जो लेक्चर है ना, इस पे थोड़ा सा हम बेसिक्स आपको ज्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे, अदरवाइज हम बहुत ज्यादा इस पे डिटेल्स में नहीं जाया करेंगे, क्योंकि आप छोटी छोटी डेफिनेशंस होंगी और वो डेफिनेशन जो है वो आपने साथ साथ प्रिपेयर करते चले जाना है। हम आपको डेली बेस पे नोट्स जो हम पढ़ा करेंगे वो आपको प्रोवाइड कर दिया करेंगे, तो इजीली आप जो है वो इसको साथ साथ तैयार करते चले जाएंगे। तो हम 15-20 लेक्चर्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग और 15-20 लेक्चर्स में ही जो है वो फाइनेंस को और बाकी जो है वो सब्जेक्ट उनको कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा भाई, कोई भी जब ऐसा कारोबार आप स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके लिए आपको एसेट्स की जरूरत होती है, ठीक है। वो एसेट्स के लिए या तो आप खुद पैसे लगाते हैं अपने, उसको कहते हैं कैपिटल, या फिर आप क्या करते हैं? किसी से उधार लेते हैं, वो क्या होती है? वो होता है लाइबिलिटी, सही है। कुछ कुछ एसेट जो है वो आपने कैपिटल से परचेज कर लिए यानी अपने पैसे से, और कुछ पैसे जो है वो कुछ जो है वो आपने उधार लेके। इसका मतलब है कि आपके जितने भी एसेट्स हैं वो बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के। इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे बन जाती है कि तमाम एसेट्स बराबर होते हैं कैपिटल बिजनेस के अंदर प्लस लाइबिलिटी। आपकी जो बैलेंस शीट है ना वो भी इसी असूल के ऊपर ही बनती है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और ये हमेशा बराबर होते हैं। और बच्चों के लिए जो है सबसे बड़ा जो जो मरहला होता है, मुश्किल मरहला होता है, वो ये होता है कि बैलेंस शीट को बराबर करना, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट इक्वल नहीं हो रही होती, और अगर एग्जाम में आपकी बैलेंस शीट इक्वल हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपका सवाल बिल्कुल ठीक है।
तो ये था जी बैलेंस शीट का या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम बात करते हैं एसेट। एसेट क्या है? एन एसेट इज समथिंग वैल्यूएबल विच अ बिजनेस ओन्स और हैज द यूज ऑफ। ये हम पहले भी कर चुके हैं, लायबिलिटी की डेफिनेशन भी हम पहले कर चुके हैं ऊपर ऊपर वाली लाइनों में। अब हम ये देखते हैं कि कैपिटल क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो पैसे ऑनर खुद इन्वेस्ट करता है वो क्या है? वो कैपिटल है। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय द ऑनर आर द अमाउंट्स दैट आर बिजनेस ओज टू द ऑनर। अच्छा, ये जो कैपिटल होता है ये बेसिकली क्या होता है? ऑनर की तरफ से बिजनेस को उधार दिया जाता है। ठीक है, ऑनर की तरफ से क्या होता है? उधार दिया जाता है बिजनेस को, उसको कैपिटल कहते हैं। या आप सिंपल अल्फाज में ये देख लें कि ऑनर जो पैसे कारोबार में इन्वेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं? सरमाया कहते हैं या कैपिटल कहते हैं। ये इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ लायबिलिटी कॉल्ड कैपिटल। इन द लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कैपिटल यूजुअली टेक्स इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। अगर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की बात की जाए या जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसकी बात की जाए तो शेयर्स की फॉर्म में कैपिटल इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, और शेयर कैपिटल जो है इसको इक्विटी भी कहा जाता है। ठीक है, खास तौर पे जो शेयर के जरिए कैपिटल इकट्ठा किया जाता है उसको इक्विटी कहा जाता है। जो एक बंदा अपना इन्वेस्टमेंट करता है, कैपिटल लगाता है, तो उसको सिंपल कैपिटल भी कहा जाता है। लेकिन शेयर्स के जरिए जो कैपिटल इकट्ठा किया जाता है उसको आप इक्विटी भी कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज द इनकम ऑफ ए पीरियड। किसी भी पीरियड की जो इनकम है आप उसको क्या कहा जाता है? उसको रेवेन्यू कहा जाता है। आप ध्यान में रखिएगा, ये आपका प्रॉफिट नहीं है। रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट है। ये वो तमाम सेल से आपको जितने भी पैसे आ रहे हैं ना, जितनी भी आपने सेल्स की, मिसाल के तौर पे एक महीने में आपने सेल्स की है 70,000 की, तो क्या ये 70,000 आपका मुनाफा है? नहीं, ये आपका मुनाफा नहीं है, बल्कि ये आपके रेवेन्यू है। जब आप इसमें से एक्सपेंस माइनस करेंगे, ये सेल्स है, ठीक है, सेल से आपको कितने पैसे मिले इसी को आप अपना रेवेन्यू कहेंगे। लेकिन इसमें से जब आप एक्सपेंस माइनस करेंगे, ठीक है, या कॉस्ट माइनस करेंगे, मिसाल के तौर पे वो कॉस्ट है 40,000, ठीक है, तो जब आप माइनस करेंगे तो जो 30,000 रिमेनिंग आएगा ये आपका प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो एक नहीं है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस जो है वो बड़ी कॉमन सी डेफिनेशन है इसकी। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस फॉर द सेम पीरियड। तो बिजनेस को रनिंग करने की जो कॉस्ट होती है वो भी एक्सपेंस होता है आपका। इसकी एक और डेफिनेशन भी होती है कि एक्सपेंस जो है वो एनी आउटले ऑफ फंड फ्रॉम विच द बेनिफिट हैज बीन टेकन, जहां से आपने बेनिफिट ले लिया। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बिल है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल आता है। इसका मतलब यह है कि उससे आप इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर चुके हैं और उसके बाद आपको बिल आया, आपने पे कर दिया। यानी एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या है? एक ऐसा आउटले ऑफ फंड्स है जिसका बेनिफिट आप पहले ही ले चुके हैं। ठीक है, आपने होटल से जाके खाना खाया और उसके बाद जाके बिल पे कर दिया। एक ऐसा एक्सपेंस है जिसका बेनिफिट आप पहले ही ले चुके हैं। और इसके साथ जो दूसरा कॉन्सेप्ट देखा जाता है वो क्या है? एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर जो है वो एक ऐसा एक्सपेंस होता है, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आमतौर पे हम इसको इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ है उससे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये एनी आउटले ऑफ फंड फ्रॉम विच द बेनिफिट हैज नॉट बीन टेकन। अब ये ऐसा आउटले ऑफ फंड है जिससे हमने अभी तक बेनिफिट नहीं लिया। मिसाल के तौर पे आपने एक मशीन परचेज कर ली अपने बिजनेस के लिए, तो क्या पहले दिन ही आप उसको सारा इस्तेमाल कर लेंगे? एक्सपेंस तो आपने कर लिया, लेकिन अब ये मशीन अगले 10, 5, 10, 15, 20 साल तक आपके काम आएगी ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, इसी तरह से आपने गाड़ी परचेज कर ली ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, व्हीकल या कार आपने परचेज कर ली, तो वो क्या है? लंबे अरसे तक आपके काम आएगी। तो इसको क्या कहेंगे? ये आपके एक्सपेंडिचर है। आमतौर पर इस तरह के जो एक्सपेंडिचर है उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इसके बाद आ जाती है जी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है? बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, जेन में रखिएगा, पर्सनल यूज के लिए आप कोई भी पैसे लेते हैं तो वो क्या होगा? वो ड्राइंग्स होगा। एनी कैश और वैल्यू, वैल्यू का मतलब है वैल्यू ऑफ गुड्स, यानी कि चीजें घर ले जाते हैं उठा के कारोबार से, या कैश ले जाते हैं, withdrawn by the owner for the personal use or any private payments made out of the business funds। ठीक है जी, तो इसको क्या कहेंगे? इसको आपकी ड्राइंग्स कहा जाएगा। तो बिजनेस से कोई भी शाम को जाते हुए, अगर आपका कारोबार है, इसको सिंपल मिसाल ले लेते हैं कि शाम को जाते हुए आप जो है वो 10,000 रुपया कारोबार से निकालते हैं, जेब में डाल लेते हैं खर्चे के लिए, ठीक है, ये ग्रोसरी के लिए, तो वो क्या है? वो आपकी ड्राइंग्स हैं। या फिर आपका कारोबार है और वहां से आप, और फॉर एग्जांपल ग्रोसरी शॉप है और वहां से शाम को जाते हुए आप 10,000 रुपए की चीजें जो है पैक करवा के घर ले जाते हैं, तो वो क्या है? वो भी आपकी ड्राइंग्स है। तो चाहे वो गुड्स की फॉर्म में हो, चाहे कैश की फॉर्म में हो, तो उसको क्या कहेंगे? उसको आपकी ड्राइंग्स कहा जाएगा। इसके बाद आ जाता है जी इनकम। इनकम क्या है? इनकम इज द प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, हमने कहा था जैसे नेट इनकम होता था ना, जब बैलेंस शीट बना, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो एंड में जो है वो नेट इनकम आ जाता है। तो इनकम क्या है? जब आप रेवेन्यू में से, इनकम इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये बराबर है प्रॉफिट। ठीक है, रेवेन्यू जो है वो प्रॉफिट नहीं होता, इनकम जो है वो प्रॉफिट होता है। रेवेन्यू में से जब आप एक्सपेंस माइनस कर देते हैं, मिसाल के तौर पे आपका रेवेन्यू है 500 का, ठीक है, एक्सपेंस इसके ऊपर आया आपका 400 का, तो बाकी जो 100 बचा वो क्या है? वो आपकी इनकम है। आप इसको प्रॉफिट भी कह सकते हैं, आप इसको अपनी इनकम भी कह सकते हैं, इसको नेट इनकम भी कह सकते हैं, इसको कोई भी नाम दे। प्रॉफिट अगेन इट इज द एक्सेस ऑफ द रेवेन्यू of a business over its
कॉस्ट, ठीक है। ये किसी भी बिजनेस का रेवेन्यू है जो कि कॉस्ट से ऊपर है, कॉस्ट से ऊपर है। अब कैसे? यहाँ पे भी हमने देखा कि कॉस्ट से ऊपर जो भी आपका रेवेन्यू है, मिसाल के तौर पे कॉस्ट आई आपने चीज परचेज की 100 रुपए की, ठीक है, और उससे आपको रेवेन्यू कितना मिला, आपने इसको 120 रुपए में सेल कर दिया। अब कितने आपको मुनाफा हुआ? 20 रुपए का। तो ये क्या है? ये आपका प्रॉफिट है। ये 20 रुपए क्या है? ये आपका प्रॉफिट। इसके बाद गेन क्या होता है? अच्छा, प्रॉफिट में और गेन में बच्चों थोड़ा सा फर्क होता है। अच्छा, आज के लेक्चर को हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ये महज 3 मिनट का लेक्चर जो है वो रह गया। हम इसको 4:30 पे क्लोज करेंगे, क्योंकि आज हमारा डेमो लेक्चर है, तो मैंने आपको थकाना नहीं है हरगिज। अच्छा भाई, प्रॉफिट में और गेन में फर्क होता है। देखिए, प्रॉफिट उन चीजों से मिलता है जो आप रूटीन में सेल कर रहे हैं। रूटीन में जो चीजें सेल कर रहे हैं उससे जो आपको पैसे अर्न हो रहे हैं वो क्या है? वो आपका प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन गेन जो होता है वो ऐसी चीजें होती हैं जो नॉन रूटीन बेस होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे, अगर आपका कारोबार ये है कि आप बुक सेल करते हैं, आप अगर किताबें सेल करते हैं और उसकी सेल से आपको जो पैसे आ रहे हैं, ठीक है, जो मुनाफा आ रहा है, वो आपका प्रॉफिट है। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अपनी शॉप का जनरेटर उठा के बेच दिया, वो जनरेटर आपने परचेज किया था, वो आपने लिया था 1 लाख रुपए का, लेकिन अब चूंकि चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं तो वो आपका 1,15,000 रुपए का सेल हो गया। अब आपको यहां से कितना मुनाफा मिला? आपको मुनाफा मिला 15,000। सही है। ये जो 15,000 का मुनाफा है ना बच्चों, ये क्या है? या क्या आपका प्रॉफिट है? नहीं। उसकी वजह ये है कि रूटीन में आप जनरेटर सेल नहीं कर रहे, ये तो आपने दुकान का एक एसेट बेचा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप इसको गेन के तौर पे लिखेंगे, ठीक है, आप इसको प्रॉफिट के तौर पे नहीं लिखेंगे। तो ये प्रॉफिट और गेन के अंदर थोड़ा सा फर्क। और उसके बाद हम बात करते हैं जी लॉस की। लॉस क्या होता है? एन अ लॉस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड ओवर द रिलेटेड रेवेन्यू। मिसाल, वो कहता है कि रेवेन्यू से ऊपर जो आपके एक्सपेंसेस हुए हैं वो सारे के सारे क्या है? वो आपका लॉस है। कैसे पता लगेगा? देखो, मिसाल के तौर पे आपका रेवेन्यू है किसी महीने का 100 रुपया, ठीक है, लेकिन आपका जो एक्सपेंस था या आपकी जो कॉस्ट थी वो 120 रुपए लगाई थी आप, यानी एक चीज आपने 120 रुपए की खरीदी थी लेकिन वो बिकी सिर्फ 100 रुपए की। अब ये जो 20 रुपए है ये माइनस में आएंगे। ये 20 रुपए क्या है? ये 20 रुपए जो है वो आपका लॉस है। अब दोबारा देखते हैं इसी लाइन को। अ लॉस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू विच मे अराइज फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस एक्ट। नॉर्मली जो आप चीजें बेचते हैं, मिसाल के तौर पे हम जैसे किताबें बेचते हैं, तो किताबें बेचने से जो है वो आपको जो आपका रेवेन्यू के ऊपर जो आपकी कॉस्ट चली गई है वो क्या है? वो आपका लॉस है। इट डिक्रीजेस द ऑनर इक्विटी। फिर ये क्या करता है? ये आपकी ऑनर इक्विटी को माइनस करता है। हमें पता है ना कि जो प्रॉफिट आता है उसको हम कैपिटल में ऐड करते हैं, और अगर लॉस आएगा तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे जाके बैलेंस शीट में। तो ले जी, ये था जी आज का लेक्चर। आज जो है वो हमने क्या किया? हमने कुछ बेसिक्स पढ़ी इसकी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिक्स को हमने डिस्कस किया। अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा। ये हम अपने फेसबुक पेज के ऊपर भी इसको अपलोड कर देंगे। लेकिन जो बाकी डेली के लेक्चर्स होंगे, ये तो चूंकि फ्री डेमो लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने हमें जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी करवा लिया है। हमें लंबी चौड़ी क्लास हमने नहीं रखनी है, 10 12 15 लोग मैक्सिमम रखेंगे। तो जिन लोगों ने हमें ज्वाइन करना है, वो जो करना चाह रहे हैं वो कर लें, ठीक है। और हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सी सीट्स पड़ी हुई हैं, बिकॉज हमारी जो ये जो सेशन होगा ये बड़ा इनरिच किस्म का सेशन होगा, और इसमें हमने बहुत ज्यादा मैथ्स इकट्ठा नहीं करना। उसकी वजह ये है, आई वांट कि मेरे पास जो है वो थोड़े से स्टूडेंट हो, लेकिन ऐसे स्टूडेंट हो जो पढ़ने वाले हों और एट द एंड वो रिजल्ट दे, ठीक है। तो मेरा इससे पहले मैंने जितने भी मैक्सिमम मैंने सेशंस पढ़ाए हैं उसमें से सारे बच्चे जो है वो पास हुए हैं। टेस्ट में कोई भी बच्चा फेल नहीं होता। तो मुझे जस्ट ऐसे बच्चे चाहिए जो टेस्ट में पास होना चाहते हैं, जो सीरियसली जो है वो अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, तो वो बच्चे आए। असल में ये जो जॉब है ये बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ये 199 सीट्स जो कि एनफोर्समेंट ऑफिसर की हैं, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड रखते हैं, ठीक है, जॉब कर रहे हैं या जॉब नहीं कर रहे। कॉमर्स के लिए आमतौर पे जो प्योरली कॉमर्स बेस्ड जॉब्स होती हैं वो बहुत कम आती हैं। तो ये तो एक तो आप डिस्ट्रिक्ट हेड होंगे, और दूसरा जो है वो गाड़ी और उसके अलावा पर्क्स एंड बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, सैलरी बहुत अच्छी है, कैरियर के लिए जो है वो बहुत अच्छी ग्रोथ के चांसेस हैं। फिर एनफोर्समेंट ऑफिसर जो पहले वाले हैं वो सारे परमानेंट हो चुके हैं, जितने भी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर काम कर रहे हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है। 199 जॉब्स जो है पंजाब के अंदर वो बहुत ज्यादा है। अगर आप कॉम्पिटेंट है, थोड़े से थोड़ी सी मेहनत करते हैं, तो ये आपके लिए इनफ है। अब मैं जिस जॉब के ऊपर सिलेक्ट हुआ था, ये टोटल पंजाब में 17 सीट्स आई थी, ठीक है। तो अब इस लिहाज से आप अंदाजा लगा लें कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आप में से जो लोग जो है वो हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो वो जो एडमिन का हमारा नंबर है इसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। इस पे आपने
आपने व्हाट्सएप करना है, अगर कॉल अटेंड ना भी हो तो आप व्हाट्सएप करते हैं, आपको जो है वो उस पर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो आई होप आज के इस लेक्चर ने आपकी नॉलेज में इजाफा किया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे आंसर नहीं हो सका, तो वो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, या आप इसी नंबर के ऊपर जो है वो व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर ने आपके नॉलेज में इजाफा किया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।